हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चों बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ इस बार भी पूछा जाएगा, यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है उसको मैंने लिख दिया है, तो इसको समझ लें। इसमें लिखा है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब समझिएगा कि ये कोई एक बंद परिपथ है। ठीक है, इस बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र B है, उस चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ठीक है, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो यानी कि ये मान लेते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि ये चालक तार है। अगर ये आप जानते हो कि यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ समझो, आप जानते हो कि अगर कोई चालक तार है तो इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये देख रहे हो कि एक वृत्ताकार छल्ला बन रहा है, तो ये वही चीज़ यहाँ पर लिया गया एक वृत्ताकार भाग। ठीक है, तो यानी कि ये चालक तार मान लेते हैं। ठीक है, इस तार में क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इससे जो ये बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ से जितने भी धाराएं गुजर रही उन सभी धाराओं का कुल योग, यानी कि उसी को कहा जा रहा है कि कुल धारा। अगर मान लें कि इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, I2 प्रवाहित हो रही है, I3 प्रवाहित हो रही है, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो मान लिया कुल धारा कितनी है, I है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि कुल धारा I का क्या होता है, μ0 गुना होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको सूत्र एक और ध्यान रखना होगा कि किसी रिजरेखी चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो इसमें मान लेते हैं अगर धारा I प्रवाहित हो रही है और एक स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B बराबर μ0 अपॉन 2π इंटू I अपॉन r। ये एक सूत्र आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट को लिखते हैं, जो लिखा गया है उसको समझने क्लियर। तो इसमें यही लिखा गया है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो यानी इसका कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, इसका रेखीय समाकलन जो होता है वो भी धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पियर का परिपथीय नियम का सूत्र। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पर निगमन करके देखना है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति। ठीक है, तो उत्पत्ति में हमने मान लिया कि माना एक धारावाही चालक AB है, यहाँ पर मान लिया कि एक धारावाही चालक तार क्या है, AB है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इस तार AB से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, बिंदु P है जहाँ पर क्या है, एक वृत्तीय पथ स्थित है। ठीक है, यानी कि उस वृत्तीय पथ पर एक बिंदु P स्थित है और वृत्तीय पथ का जो केंद्र है वो कितना है, वो है। ठीक है, तो इस बात को क्लियर समझ लो कि यहाँ पर लिखा गया है कि माना एक धारावाही चालक तार AB है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और तार से स्मॉल r दूरी पर एक वृत्तीय पथ है जिस पर एक बिंदु P स्थित है और वृत्तीय पथ का केंद्र कितना है, O है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो इसके आगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, लिखेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, अभी हमने सूत्र कहा कि ये वाला याद रखना होगा यहाँ पर। ठीक है,
किसी रेखीय धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? म्यू 0/2 इंटू आई अपान आर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो लिखेंगे रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। जब इसका हम वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका ए, यानी कि बी डॉट डीएल कॉस थीटा। ठीक है, ये एल है। ये कैसे आया? आपको कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हो कि अगर कोई दो वेक्टर ए डॉट बी होता है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर उसी तरह से दिख रहा है, तो एक जगह पे बी है और बी की जगह पे क्या है? डीएल है। तो इसी के तरह इस सूत्र में हमने इसका विस्तार कर दिया। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखिए, तो थीटा का मान देखिए कैसे, ये हमारा अल्पांश लंबाई डीएल है और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? बी है। तो यानी कि जिस दिशा में हमारी अल्पांश लंबाई डीएल है उसी दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 अंश, क्योंकि जिस दिशा में हमारी अल्पांश लंबाई डीएल है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो यानी इनके बीच में बना कोण कितना हो जाएगा? 0 अंश। तो यहाँ पर रख देंगे थीटा बराबर कितना? 0 अंश। तो यहाँ पर मान रखिए, तो ये हो जाएगा बंद समाकलन बी डॉट डीएल कॉस 0 अंश। और आप जानते हो कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos 0 अंश का मान 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा रेखीय समाकलन b डॉट डी एल। ठीक है, अगुणे 1, तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो वही चीज़ प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा समाकलन, यानी बंद समाकलन कहिए या रेखीय समाकलन कहिए, बात ही कहिए। ठीक है, ये हो जाएगा किसके बराबर मिला है? बंद समाकलन वेक्टर b डॉट वेक्टर डी एल की। ठीक है, अब इसी का क्या करें, हम समाकलन कर दें। ठीक है, जब समाकलन कर देंगे तो अब देखिए इस पे, ठीक है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ जो प्राप्त हुआ है। बंद समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर बंद समाकलन बी डॉट डी एल। ठीक है, यही चीज़ हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी का हम क्या करें, समाकलन कर दें। तो ये जो डीएल है इसी के सापेक्ष हमें समाकलन करना होता है, यानी जो छोटा होता है उसी के सापेक्ष हमें समाकलन करना होता है। ठीक है, तो हम उसी के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। तो बी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बी समाकलन रेखीय समाकलन डीएल, यानी कि ये डीएल क्या है? एक अल्पांश लंबाई है। जब इसको समाकलन कर देंगे तो ये एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डॉट एल, और ये एल क्या है? लंबाई है। तो किसकी लंबाई? इस वृत्ताकार पथ की लंबाई है। ठीक है, वृत्ताकार पथ की लंबाई है। तो आप जानते हैं कि जो वृत्ताकार पथ होता है उसकी लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो लिख देंगे चूंकि एल बराबर किसके बराबर होगा? वृत्त की परिधि के बराबर, यानी 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें मान प्राप्त हो गया कहाँ से? बंद समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। ठीक है, तो अब लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बी का मान यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बंद समाकलन या रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर बी का मान क्या प्राप्त हुआ है? म्यू 0/2 पाई इंटू आई अपान आर, और ये एल का मान ये रख दीजिए 2 पाई आर। तो ये देखो 2 पाई आर कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से? जब कट गया तो ये बचा बंद समाकलन वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर ये हो जाएगा बचा म्यू 0 इंटू आई।
यही हमारा क्या कहलाता है, एम्पियर का परपथीय नियम कहलाता है। तो यहाँ पर एम्पियर का परपथीय नियम सिद्ध हो चुका है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो कि यही हमें सिद्ध करना था। तो ये चीज़ हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एम्पियर का परपथीय नियम कंप्लीट होता है। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरह से एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।